जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। समस्त हिंदू समाज और सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। सरकार से जल्द कोई ठोस कदम उठाने की लगाई गुहार। जेकेपीसीसी प्रमुख तारिक अर्रा ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि भारतवर्ष में मुसलमानों को रोहिंग्यों के नाम पर उत्पीड़न का शिकार न होना पड़े। आज विश्व मानवाधिकार दिवस के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय परिषद जम्मू द्वारा पत्रकार वार्ता की गई आयोजित। एनसी कार्यालय जम्मू में आज एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आबिद मागरे को जिला रामबन के लिए किया गया मनोनीत। अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ समस्त हिंदू समाज और सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को 1971 में आजाद करवाने में भारत का ही अहम रोल रहा है। बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के जनवादी गणराज्य की स्वतंत्रता हुई थी और आज वहां की सरकार वहां पर रह रहे अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी कर रही है और उन पर अत्याचार कर रही है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपील करते हुए वहां के अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाने की गुहार लगाई। जय श्री राम। जय जय श्री माता की जय घोषणा समेत भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देता है सब कुछ देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना। वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बंद करो बांग्लादेश में अत्याचार, बंद करो, बंद करो, बंद करो बांग्लादेश में अत्याचार, बंद करो, बंद करो, बंद करो बांग्लादेश में अत्याचार, बंद करो, बंद करो। 4 महीने से जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, मिनॉरिटीज़ पर खास करके हिंदू और सिख समुदाय पर बहुत जुल्म हो रहे हैं। हिंदू तीर्थ स्थान जलाए जा रहे हैं और हिंदू व्यापारिक प्रतिष्ठान उनको एक एक करके चुन चुन कर उनको ध्वस्त किया जा रहा है। बहुत सारे हिंदू भाइयों बहनों माताओं ने अपने बलिदान दिए हैं और जितनी भी वहाँ मिनॉरिटीज़ हैं, हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियंस, वो बहुत ही डरे सहमे हुए माहौल में हैं। पहले ही वहाँ पर इस्लामिक जिहादी मानसिकता की वजह से जो 32% मिनॉरिटीज़ थी वो घट करके 7-8% रह गई हैं। पूरे विश्व में बुद्धिजीवियों को और पूरे विश्व में बसने वाले हिंदू समुदायों को बांग्लादेश के अपने मिनॉरिटी में रह रहे भाइयों बहनों की चिंता है और उसको लेकर के विश्व भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी कठुआ से लेकर के श्रीनगर तक इस विषय को लेकर के समाज में बहुत आक्रोश है। आज जम्मू का समाज इसी विषय को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए यहाँ इकट्ठा हो रहा है और एक जुलूस की शेप में यहाँ से पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के स्टैचू पर जाकर के उन मिनॉरिटीज़ के साथ हम इस दृढ़ निश्चय को दोहराया जाएगा। आज का जड़ा विरोध प्रदर्शन है वो बेसिकली जो बांग्लादेश जड़ा आज हालात बने दे ने, तो सारे ही पता है कि वो देश जिसी असें 71 च आज़ाद करवाया, उस देश जिन्ने भी साढ़े अज हिंदू ते अल्पसंख्यक लोग जिन्ने भी हैं साढ़े, उनके खिलाफ जी कार्रवाई उत्थे होआ दी, जी अज की नवी उत्थे सरकार बनी दी है, वो सरकार जी हूँ समझ नहीं आती कि वो क्या चाहते हैं, किस गल्ला करिए उन्हें अज हिंदुओं की इस प्रकार ही प्रताड़ित करना शुरू किया। पर अज जो कुछ हुआ था वो एक अस आ गया कि एक मानव हित के पूरा खिलाफ है, एक मानवता के खिलाफ हो और उससे गल्ला की उस आवाज़ की वजह उठाने ताई अज हाँ सोचा कि सारे जम्मू वासी
जिन्ने भी लोग साढ़े जम्मू के रौहने वाले ने, पता नहीं साड़ी ये आवाज़ कुत्थे जाग, कुत्थों तक साड़ी सुनाई हो, लेकिन साड़ा बड़ा मन है कि साड़ा देश जियां पहला एक बारी होया हा, और मैं तो आखगा कि मैं फौजी होने के कारण कि अगर सानू 71 वाला दोबारा अगर एक्शन करिए अपने हिंदुओं के अगर बचाना या अपने अल्पसंख्यकें ही बचाना पवे तो सानू उत्थे भी पिछे नहीं हटना चाहिए। तो मैं एक अपनी सरकार आगे भी अनुरोध करंग कि अज एक उस चाली की सोच की जा और उन्हें लोगों की जेडे उत्थे प्रताड़ित होने हैं बांग्लादेश उन्हें इस वेले बचाया जा, उनकी देखभाल की जा, और उन्हें भी लग्या कि साड़ा एक एडा बड़ा देश है, 140 करोड़ की साड़ी आबादी है, और ये देश चुप नहीं बैठे दा, नहीं तो इस चाली जिस चाली का उत्थे हालात बने दे ने वो बड़े एक साड़ी शान के खिलाफ ने, साढ़े देश के खिलाफ ने, क्योंकि साड़ा एक देश है पूरे संसार च बचे दा जिसे अस हिंदू देश आखी सकने। और अगर इस चाली के अगर साढ़े लोगों की और जिस भी देश बैठे हैं अगर अस उनकी रक्षा नहीं कर सकते तो फिर कोई फायदा नहीं सानू एक अपना हिंदू समाज की आखने का कि अस मतलब कि हिंदुस्तान च रौहने वाले हैं। बड़ी मेहरबानी, जय हिंद। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक करा ने आज एक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि मुसलमानों को रोहिंग्या के नाम पर उत्पीड़न का शिकार न होना पड़े। और साथ ही उन्होंने आज कहा कि एक बैठक की गई जिसमें पार्टी की नीतियों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाना चाहिए, इस पर चर्चा की गई। जहां तक रोहिंग्यास का ताल्लुक है, देयर इज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन। इंटरनेशनल कन्वेंशन में ये चीजें जो हैं, जो बेसिक एमिनिटीज हैं, एक तो उन चीजों के ऊपर देयर इज ए क्लियर कट एक पॉलिसी है इंटरनेशनल कन्वेंशंस में। दूसरा, जहां तक आइडेंटिफिकेशन का ताल्लुक है, हमें खदशा इसमें यह है कि रोहिंग्यों की आड़ में कहीं वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को तो नहीं इसमें कहीं शिकार कर रहे हैं। सो माय कंसर्न इज फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, कहीं उनको सब्जुगेट ना किया जाए। अब जो इस वक्त बीजेपी और आरएसएस की जो तरीकेकार है, जो हर चीज को वो इस्लामोफोबिया का जो उन्होंने एक चोला पहन रखा है, जिसके तहत वो कहीं जो जायज तौर पे जो यहाँ के हिंदुस्तानी लोग हैं उनको भी वो उस ब्रैकेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा वो कंसर्न है, दैट्स अ बिगर कंसर्न। बाकी जहां तक स्टेट का ताल्लुक है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत में उनको जो ह्यूमन नीड्स हैं, जो डे टू डे ह्यूमन नीड्स हैं, उसको बंद करना जो है दैट अमाउंट्स टू a criminal act। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय परिषद द्वारा आज विश्व मानवाधिकार दिवस के संबंध में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर युद्धवीर सेठी, रणजोत सिंह नलवा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विश्व मानवाधिकार दिवस मानव की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों से संबंधित मुद्दों को उजागर किया गया और कहा कि मानवाधिकार कानून घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के कानूनों की एक प्रणाली है जो मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं, और कानून जो लागू करना राष्ट्र और राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि मानवाधिकारों को वास्तविकता बनाया जाए, और मानवाधिकारों की सुरक्षा के बिना हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। हेल्थ ऑफिसर विनोद शर्मा जी का, जो आज मंच पर उपस्थित हैं, आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, और सर से अनुरोध करती हूँ कि सभी को सैश पहनाकर सम्मानित करें। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान में भी मनाया जा रहा है, और आज जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेटमेंट में ये खुशी का दिन मनाया जा रहा है। आज जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है और बाकी स्टेटों में है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे एक आज का जो ये दिन है, ये खुशी का दिन है। आज ही के दिन इंसानी हुकूक का हक मिला है, समाजी इंसाफ का हक मिला है, और इस दिन पर तमाम इंटरनेशनल तंजीमें जितने भी है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी काउंसिल है, कमीशनर्स है, वो इस दिन को पूरी तरह से मनाए जा रहे हैं। और इस दिन में हम पूरे अपने वज़ीर-ए-आज़म हिंद मोदी जी को भी मुबारकबाद देते हैं, और तमाम स्टेटों के वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर को भी मुबारकबाद देते हैं, और साथ में हम उनको अपील करते हैं कि जितने भी खामी रह चुके हैं ह्यूमन राइट्स में, वो खामियों को दूर करें, ताकि इंसानी समाजी इंसाफ और इंसानी दोस्त के हैसियत से सबको हक और इंसाफ मिल जाएगा। इस मौके पर जिन्होंने अच्छा काम किया है, इनको अवार्डों से नवाजा जाता है, सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है, और जो नई ज्वाइनिंग आज है, कोई नए ज्वाइनिंग भी है, कोई न्यू नॉमिनेशन भी आज है,
हमारे यहाँ आज जो हमारे चीफ गेस्ट है वो हमारे MLA साहब जम्मू का है, युद्धवीर सेठी साहब जी है, मुनीश शर्मा जी है, नलवाज सिंह जी है जो स्टेट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा का भी है, और भी कुछ जो जॉइंट कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर भी है, और भी बड़े यहाँ पर डिग्निटरीज आए हैं इस दिन को मनाने के लिए। और साथ में आपके माध्यम से मैं गवर्नर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को भी अपील करना चाहता हूँ, जो भी यहाँ के मसले मसाइल है जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में भी है वो फौर हल किया जाए। यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, एज रिलैक्सेशन का मसला है, ड्रग्स का जो मसला है, उस पर ह्यूमन राइट्स भरपूर हुकूमत के साथ काम शाना बशाना काम कर रही है, और हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में पूरी टीम काम कर रही है। इसलिए आपके माध्यम से उनको भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा वायलेशन ना हो और पूरी तरफ से हुकूमत ह्यूमन राइट्स को साथ करे और तमाम लोगों के जितने भी मसले फिलफोर हल करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय जम्मू में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रांतीय अध्यक्ष जम्मू रतनलाल गुप्ता, प्रांतीय सचिव जम्मू शेख बशीर अहमद तथा कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में आबिद मागरे को जिला रामबन के लिए मनोनीत किया गया। मुबारक है, यह मेरे हक में पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद अपनी लीडरशिप का, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और अपने कायद नौजवान उमर अब्दुल्ला साहब का और अपने गुप्ता साहब और जम्मू की जितनी भी टीम है हमारी, इनने और अपना ये जो मेरे हक़ में ये जो फ़ैसला लिया है, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट की डाली है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले सीनियर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट था, तो अब पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी मेरे सर पे डाली है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि मैं इस अपना डिस्ट्रिक्ट को अपने को सबके साथियों के साथ मिल के हम इस डिस्ट्रिक्ट को अपने को चलाएंगे। और इससे पहले मेरे बड़े भाई हाजी सजाद शाहीन साहब जो वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, 10 साल वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे, तो अब अल्लाह ताला के फजल करम से वो अपना MLA बन गए हैं। तो उनकी भी दिली ख्वाहिश थी कि अपना अब जो हम आगे बनाएं, तो कोई नौजवान ही आए, तो उनकी भी एक रजामंदी से। और दूसरे भाई हमारे यहाँ रामबन से जो मेरे छोटे भाई जीते हैं, अर्जुन सिंह राजू जी भी, वो भी हमारे MLA बने हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो कहने का मतलब है कि हम सब साथी अब मिल के, उनके साथ मिल के हम अपने डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे। और जितने भी अपने ब्लॉक सदूर हैं, ब्लॉक कमेटियाँ हैं, अपना पंच सरपंचीज डेलीगेट जो हैं, सबके साथ मिलजुल के इस कारवां को हम इंशाल्लाह ताला आगे चलाएंगे, क्योंकि लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि अब 5 साल के लिए इंशाल्लाह ताला सरकार हमारी है और आगे भी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने रामबन डिस्ट्रिक्ट को हम इतना मजबूत करें कि आने वाले अगले इलेक्शन में भी हम अपने रामबन की दोनों सीटें जीतें और अगली सरकार फिर इंशाल्लाह ताला हमारी होगी। फिर मैं ऊपर वाले के आगे दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला हमें हिम्मत दे, हम सब साथी मिल के इस अपने डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने जनाब आबिद मागरे साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे डिस्ट्रिक्ट रामबन के, उनको नॉमिनेट किया है एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रामबन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। रामबन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ज़बरदस्त किला है। वहाँ 2 असेंबली सीट्स हैं, दोनों की दोनों असेंबली सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं। वहाँ का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है। वहाँ चेयरपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। और इसी प्रकार पहले हमारे वहाँ जनाब सजाद शाहीन साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी लगन से इस खूबसूरत मजबूत तरीन किले को वहाँ शक्ल दी है। मैं समझता हूँ कि अब आबिद मागरे साहब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, नौजवान हैं, ताकि रामबन के अंदर, डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस और मजबूत हो, ये किला और मजबूत हो, ताकि उसकी मिसाल पूरे जम्मू कश्मीर को दी जाए। तो
हमारी नेक ख्वाहिश शायद यही है जनाब मागरे साहब के मुतल्लिक़ के भाई ये डट के काम करें। अपने तमाम साथी वहाँ पे जो जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारान हैं, ब्लॉक के अहदेदारान हैं, जोन के अहदेदारान हैं या बाकी जो ग्रास रूट लेवल तक हमारे साथी हैं, सबसे मिल के साथ लेके और तमाम ग्रास रूट लेवल तक जाएं ताकि लोगों के जो दुख दर्द पिछली सरकार की वजह से थे, अब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में और हमारे नौजवान कायद जनाब बाकी जितने भी हमारे साथी हैं उनकी सरपरस्ती में, हमारे जो मंत्री हजरात हैं उनकी सरपरस्ती में ये ज़्यादा से ज़्यादा इस इलाके को मजबूत करेंगे और लोगों के दुख दर्द जो हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 10 में गली नालियों और आवारा कुत्तों की परेशानी को लेकर आम जनता बेहद परेशान है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गलियों में इतने आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ गई है कि जिससे लोगों को उनसे कटने का भय रहता है और रात को वे आराम से सो भी नहीं पाते हैं। और गलियों के साथ साथ बिजली की तारों को व्यवस्थित तरीके से नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से तारें आपस में कई बार टकराती हैं और उनसे आग लगने का भी खतरा बना रहता है। इस मौके पर उन्होंने संबंधित विभाग से अपील करते हुए यहाँ की सुध लेने की गुहार लगाई ताकि लोगों को परेशानी न हो। उसके बाद जब कॉर्पोरेशन खत्म हुई तो उसके बाद मुश्किल है, ये तो नहीं बोल सकते। ये हम ले लें तो फिर तारा दा इन्ना बुरी हालत है कि लटकदे इन्हां दे नाल कुछ तो हमारी खबर का असर है। खड़े ही होना जीत बहुत सारा मतलब भौंकते रहते हैं वो, मतलब ना सोने देते हैं, उनका कोई टाइम नहीं है। जब मन किया वो भौंकने लगते हैं। 12 बजे रात को भौंकते हैं, रात के 3-3 4-4 बजे वक्त भौंकते हैं। तो सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है। मेरी बेटी 7 बजे जाती है स्कूल, तो इतनी प्रॉब्लम होती है कोई कहने की बात नहीं। हमें नींद ही नहीं पड़ती है। मेरे को तो यही टेंशन होती है कि कहीं कहीं नींद मतलब उठूँ ही ना तो क्या पता बच्चे स्कूल ही ना जा पाएँ। पर बड़ा ज़्यादा इतना गंद डाला है इन्होंने, कोई कहने की बात नहीं, बहुत ज़्यादा गंद डाला हुआ है। और रही बात सफाई कर्मचारियों की, वो आते हैं बस ऐसे हल्का हल्का सा झाड़ू लगाएंगे तो बस, और वो भी नालियों में गंद फेंकेंगे चले जाएंगे। अगर उनको बोलो तो वो आगे से हमें लड़ाई करने पे आ जाते हैं। क्या कोई बोल सकता है उनको? पहला कारण तो भैया ये कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम है। उसके बाद उसके बाद कुत्तों का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे जहाँ देखो वहाँ कुत्ते हैं। हमारा आना बहुत मुश्किल कर दिया हुआ है। हम लोग यहाँ से नहीं आते, हम यहाँ से हम कच्चे छावनी उतरते हैं तो हमें यहाँ का पास पड़ता है, बट हमें पूरा राउंड करके या पंचतीर्थी उतरना पड़ता है या कच्चे छावनी से अफगाना वाला पूरा मतलब क्रॉस करके आना पड़ता है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्ट्रीट लाइट यहाँ पे है नहीं है। कुत्ते देखो जगह जगह गंद डाला हो कुत्तों ने, कुछ भी कोई मतलब है ही नहीं, किसी तरीके की सुविधा ही नहीं है हमें। अगर वोट लेते हो, वोट की वैल्यू करो आप लोग। वोट को आप लोग एक एक वोट की कीमतें हमें पता है कितनी है, तब आप घर पे आते हो हमें एक वोट चाहिए। आपका एक वोट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बट उसके बाद तो आप कोई काम तो करो। यहाँ पे आप जब वोट लेते हो वहाँ पे आप बोलते हो कि कोई प्रॉब्लम होगी आप हमें बोलिएगा, हम आप उस टाइम आप लोग नंबर बांटते हो अपने अपने, और जब आप वापस फ़ोन करो तो उनके फ़ोन स्विच ऑफ होते हैं। ऐसा थोड़ा ना होता है। आप वोट लेते हो, वोट की वैल्यू करो। देखो आपने क्या काम किया हुआ है। हमारी गली की इतनी बुरी हालत है। एंट्रेंस देखो, एंट्रेंस से कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है और यहाँ से हम लोग पीछे से आना पड़ता है, तो हम वहाँ से नहीं आते थे क्योंकि कुत्ते हमारे पीछे लगते हैं। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, इतने बच्चों को काटा, हमें 2 बारी हमें हमारी फैमिली को भी काटा हो, तो आप बताइए हम क्या करें? सर यही कहेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि कुत्तों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इस गली में, मतलब ये आज से नहीं पिछले 10 सालों से यही प्रॉब्लम है। हमने इतनी बारी कह चुके हैं कि जो ये गली के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं इन पे थोड़ा ध्यान दो। ये नहीं हम कह रहे कि सारे के सारे उठा दो, मतलब जो जो हैं तो हैं, मगर 10-14 इकट्ठे हो तो उनको बंदा कैसे साइड कर सकता है? 15-15 16 इकट्ठे चल रहे हैं कभी इधर से। दूसरी चीज़ है जब यहाँ से आप एंटर करोगे अंदर, स्ट्रीट लाइट नहीं होती, अगर मोबाइल आप घर से लेकर गए हो तो ठीक, अगर मोबाइल नहीं होगा तो पैरों तो नीचे गंदे होंगे ही। दूसरा लोग आगे पीछे की लाइटें खुद चेंज करते हैं बीच में अगर ख़राब हो जाएंगी तो। और जो पीछे वाली गली की बात करें, कुत्ते यहाँ पर आगे 3-4-5 कुत्ते हैं, लोग क्या करते हैं, मैं नहीं बोलता कि उनको नहीं फीड करो, बट उनको फीड करते हैं, उससे क्या होता है कि बाकी कुत्ते वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। इससे क्या होता है कि वो तो चलो ठीक है, वो तो चलो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, हम तो ये नहीं कहते कि आप नहीं फीड करो, मगर उससे दिक्कत दूसरों को आती है। अगर दूसरा आउटसाइडर कोई वहाँ से निकल रहा है, जिनको मेरे पापा को नहीं दिखता इतना, शाम के टाइम की नज़र थोड़ी कमज़ोर, दफ्तर से वापस आ रहे थे, गलती से उन्होंने कुत्ते पे पाँव रख दिया, अब कुत्ते पड़ गए 1-2, पूरी उनकी टांग जो थी पूरी की पूरी इंजर्ड होगी। फिर उसके बाद चेक कराना पड़ा। ये 2-3 बार सेम चीज़ हुई है। और दूसरी तीसरी चीज़, अगर स्कूटी से अगर आप जा रहे हो तो वो पीछे से आगे से नहीं, पीछे से पीछे लगते हैं,
टांग पकड़ लेंगे, पीछे जो इंसान लगा हुआ जहाँ उसकी पैंट फाड़ देंगे, कुछ कर देंगे। तो इससे जो प्रॉब्लम है काफ़ी जैसे गाड़ियों का तो छोड़ो सर, स्कूटी 3 बारी टूट चुकी है। ये जो टाइल से लगाते हैं 2 मिनट में टाइल बाहर आ जाती है। अगर आप चल भी रहे होंगे ना, इसके नीचे पानी पता नहीं कहाँ से इकट्ठा रहता है। ड्रेनेज सिस्टम मुझे समझ नहीं आती कि पानी जिस दिन बारिश होगी, कभी वहाँ इस दिन आप यहाँ का चक्कर है, आपको लगेगा कि तभी वहाँ बह रही है पानी, उसका सारा इस गली में आ रहा है। सर यही कहेंगे 3 चीज़ें प्रॉब्लम है। एक लाइट होगी, दूसरा सर ये क्या कहते हैं इसको, व्यवस्था जो गली की है थोड़ी ठीक करें कि कोई अगर हमारे रिश्तेदार बाहर से आते हैं ना, कहीं दूर से, अगर उधमपुर या रामनगर से आते हैं, देखते हैं यहाँ पर, कहते हैं इससे अच्छा तो हमारा गाँव है, वहाँ पर जो सफाई तो है ना, हमको पता तो है ना कि वो कुत्ते वहाँ पर पीछे तो नहीं लगते, लाइट तो है ना। कहते जम्मू में आप रह रहे हो, जम्मू में रहकर भी 2025 के टाइम 90s वाला जो चल रहा है, ये पता नहीं कब तक सर खत्म होगा। हम अनंतनाग जिले के मटन चौक के निवासियों ने नगर परिषद पर क्षेत्र में पार्कों के रखरखाव की उपेक्षा करने का आरोप लगाया, जो खस्ताहाल हो गए हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार पार्कों की खराब स्थिति ने उन्हें न केवल असुरक्षित बना दिया है, बल्कि दुरुपयोग का भी खतरा है, जो उनके मूल उद्देश्य को कमजोर कर रहा है। वहीं इसके जवाब में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहेल अहमद मलिक ने कहा कि 22 पार्कों के विकास के लिए एक व्यापक योजना विकसित की गई है और उनकी बहाली के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम चल रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और पार्कों को उनकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए परियोजनाओं को राज्य कानूनों और विनियमों के अनुसार पूरा किया जाएगा। मोंटेसरी पार्क है, इट हैज़ बीन वेल फेंस्ड, ये फेंस्ड है चारों ओर से। मेरे पास कोई ऐसी ग्रीवेंस नहीं आई कि उसमें ताला लगा हुआ होता है, बट मैं आपको बता दूं, हमने 22 पार्कें ऐसी हैं जो स्पॉट्स हैं डिफरेंट मोहल्लाज में या डिफरेंट जो एरियाज हैं, वार्ड्स हैं हमारे, 22 पार्कें ऐसी हैं जिनका हमने ऑलरेडी DPR बना लिया है और उनका हम डेवलप करने जा रहे हैं। और जो मोंटेसरी है उसमें थोड़ा सा लैंडस्केपिंग की ज़रूरत है, वो ऑलरेडी हमने उठाया है फॉर डेवलपमेंट, उसको भी डेवलप किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अभी म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग इज एक्टिवली वर्किंग ऑन दीज थिंग। जो हमारी बेसिक सहूलियात हैं लाइक सैनिटेशन है, कुछ सफाई मित्रास हैं जिनकी हमें कमी है, या वेंडर मैनेजमेंट में लाइक किसी जगह वेंडिंग जोन्स बनाने हैं, या इनको प्रॉपरली अंडर जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है उसमें जो प्रोविजंस है उसके तहत कुछ सहूलियात प्रोवाइड करनी है, या हमारी स्ट्रीट लाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या हमारी जो पार्क्स हैं उनको डेवलप करना हो। इन सभी मुद्दों पे हम एक्टिवली काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह यू विल सी आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 months इन पे एक्टिवली काम हुआ होगा। 2 दिवसीय 36वीं जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप सरकारी हाई स्कूल चौगल में बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुई, जिसमें भाग लेने वाली टीमों के बीच उल्लेखनीय प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन हुआ। फाइनल मैच में तहसीलदार हंदवाड़ा, टाउन कमांडर हंदवाड़ा और DDC सदस्य राजवार सहित सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति देखी गई। उनकी सक्रिय भागीदारी ने सामुदायिक भावना और युवा विकास को बढ़ावा देने में खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। एक भव्य पुरस्कार समारोह में विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की गई। गणमान्य व्यक्तियों ने खिलाड़ियों के समर्पण की सराहना की और उन्हें खेल में उत्कृष्टता के लिए प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। देखिए, जैसे आप जानते हैं स्पोर्ट्स एक पार्ट ऑफ द लाइफ है स्टूडेंट का और एक यूथ का। अगर स्टूडेंट इससे महरूम रहेगा तो स्टूडेंट नहीं कहलाएगा, बिकॉज एक स्टूडेंट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द बुक्स, ए स्टूडेंट इज़ बिकॉज ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज़, ए स्टूडेंट इज़ बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स। तभी हम इसको स्टूडेंट कहते हैं,
क्योंकि हर चीज़ सीखता है। और मैं बहुत खुश हूँ, मुबारकबाद देता हूँ स्पोर्ट्स काउंसिल का, डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल कमेटी कुफवारा का, जिन्होंने एक उम्दा प्रोग्राम कंडक्ट किया। 2 दिन का ये टूर्नामेंट रहा जिसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया और फाइनली आज राजवार और रामहाल के बीच में मैच हुआ और एक टीम जो रामहाल है वो जीत गई है। तो ये एक मैसेज जाती है बाकी बच्चों के लिए भी कि ज़िंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है और आगे जाना है तो देयर आर डिफरेंट एवेन्यूज़। आप डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देखें, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कैरम है, टेबल टेनिस है। देयर आर एग्जांपल्स जो ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हमारे में से हैं। दे आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री इंडिया। तो कश्मीर शुड नॉट बी फार अवे। हमारी पार्टिसिपेशन ओलंपिक में जानी चाहिए एंड दिस इज़ द बेस। शुरुआत यहीं से होती है। तो मेरी स्पोर्ट्स काउंसिल या बाकी जो स्पोर्ट्स से मुंसलिक कैप्टन्स हैं, कोचेज़ हैं, कि वो हमारे इन यूथ में एक शोर डालें और हमारे यूथ रिप्रेजेंट करें कंट्री को एट नेशनल लेवल। जैसे क्रिकेट में इस टाइम हमारे कितने प्लेयर्स हैं जिन पे कल जो IPL के लिए भी हुए, तो इट्स मैटर ऑफ प्राइड। सिमिलरली जम्मू कश्मीर शुड बी रिप्रेजेंटेड इन नाउ ओलंपिक्स एंड अदर इंटरनेशनल गेम्स, और उसकी एक बेस और ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्कद होते रहें ताकि हमारे स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलता रहे। आज रियासी के गीतानगर में स्थित ITI में राज्य अंग और उतक प्रत्यारोपण संगठन व यूथ ब्रिगेड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अंगदान प्रतिज्ञा शिविर लगाया गया, जिसमें ITI सभी विद्यार्थियों को ये बताया गया कि मृत्यु के बाद शरीर के विभिन्न अंग दान करना बेहद महान कार्य है, और बताया गया कि जीवित रहते अंगदान एक व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो स्वैच्छिक रूप से अपने करीबी रिश्तेदारों को चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए देश व कानून नियमों के दायरे में रहकर अंगदान कर सकता है। अंगदान हो सकता है, कोमा से रिकवरी हो जाती है, मतलब कोमा से रिकवरी हो सकती है। आपको कोमा में भी 2 दिन में दिखाया गया है। इसी तरह से ही फैमिली को हैंडओवर किया जाता है विद रिस्पेक्टफुल वे में। और हमारे यहाँ पे जैसे ओडिशा में एंड तमिलनाडु में स्टेट ऑनर से उसको लास्ट राइट दिए जाते हैं। तो पे कौन करेगा? प्राइवेट, गवर्नमेंट में तो कोई खर्चा ही नहीं है। गवर्नमेंट में कोई आपको ज्यादा खर्चा नहीं होता। और जब बेचता या खरीदता बंदा जाता है तो फिर वो क्रिमिनल दान कर उड़िया मैं अन्य पैदा हुई ना, मैं दिल दे उड़िया दे मेरा दिल दे पैदा हुई ना, ये सुनते हैं। फैमिली विदाउट लंग्स आप नहीं आ सकते हो, सांस कैसे लोगे? लंग्स ही नहीं हो पाए तो आपको बोलेंगे अच्छा तो अंगदान करके आया था, तेरे लिए सीधे नरक की आग है। वैसा नहीं है, हमें ऐसा बोला जाता है बिकॉज यू आर भगवान बराबर हो जाते हो। भगवान के बाद किसके पास पावर है किसी को सेव करने की? डॉक्टर डोनेशन नहीं होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइफ सेव कर सकता है वो एक डोनर है आफ्टर गॉड। भगवान के बाद कोई है तो उसको वो नंबर पे शो करना पड़ेगा। आपके फैमिली जो जिसको सर्च करते हो वहाँ पे कैमरा का ऑप्शन आता है साइड पे, उसको क्लिक करके आप इजीली आप ये करोगे तो इसमें कैसे अवेयरनेस होगी लोगों को। कौन कर रहा है अभी करोगे, आधार नंबर डालोगे तो आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएंगी, क्योंकि आपका आधार नंबर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेब पोर्टल है तो ये वहाँ पे ऑटो लिंक रहता है। देखिए लोगों में अभी जागरूकता बहुत कम है, उसी मकसद से हमने आज ये जागरूकता अभियान यहाँ पे किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हम स्लोली आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से अभियान चलाते रहें डिफरेंट कॉलेजेस में एंड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में हम जाते रहें तो लोग ज़रूर एक दिन जो है वो जागरूक हो जाएंगे, कम्प्लीटली जागरूकता उनमें आएगी। और अभी भी काफ़ी हद तक लोगों में जागरूकता आ गई है, उन्हें अंगदान के बारे में बहुत चीज़ों का पता चल चुका है। जो कुछ पहले उनमें इस चीज़ को लेकर भ्रांतियाँ थी, डर था, वो बहुत हद तक कम होता जा रहा है। हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं अंगदान की, मरने के बाद वो अपने अंगदान करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर ये सिलसिला चलता रहा तो हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर से जो है अंगदान का ये जो प्रोग्राम है सरकार द्वारा चलाया गया ये बहुत आगे तक जाएगा। नाम वसुधा है और मैं ट्रेड जो है मेरा वो स्टेनोग्राफी है और मैं एक्स NCC कैडेट भी हूँ। और जो आज हमारा यहाँ प्रोग्राम हुआ अंगदान के बारे में, इससे मैं पहले से ही प्रभावित हूँ क्योंकि हमारे NCC में भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते थे जहाँ पे इसके लिए हमें मोटिवेट किया जाता था कि ऐसा करना ज़रूरी है। क्योंकि हमें सबको पता है कि जब हम मर जाते हैं, डिसीज हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारे अंग जो ऑर्गन्स हैं जिनके हेल्दी होते हैं अगर वो डोनेट हो जाएँ तो कई सारी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान, उसकी फैमिली मेम्बर्स, उसको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए और इतनी जानकारी उनके पास होनी चाहिए कि उनको इस सब का पता हो, इसके महत्व का पता हो। क्योंकि
एक ऑर्गन, हमारा एक ऑर्गन, कि एक इंसान कम से कम 5 से 6 जिंदगियों को बचा सकता है, क्योंकि जिंदगियों का क्या महत्व है ये वही इंसान जान सकता है जो किसी अपने को खोता है। इसीलिए मैं चाहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम हर एक इंस्टीट्यूट में हों, ताकि हर एक बच्चे को इस बारे में पता चले, क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं कि कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, वो फ्यूचर है। जब अगर यूथ अवेयर होगा तो हमारा फ्यूचर भी सिक्योर होगा। हम आपको पहले ही क्लियर कर दूं बात, ये हम नर्स सेकंड है। इससे पहले हमने अगस्त 2023 में भी लगाया था, नर्सिंग कॉलेज में लगवाया था रियासी में। तो हम ये अवेयरनेस मतलब पहली बार हमने वहाँ ही लगवाया था। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ब्लड डोनेशन की तो बड़ी ज़्यादा अवेयरनेस है, इसकी अवेयरनेस नहीं है, लोगों की वेटिंग लिस्ट बड़ी ज़्यादा है। आयुष्मान में भी आजकल किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, तो लोगों की वेटिंग लिस्ट है वो कम हो और लोगों को जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा लोगों का भला होगा। हमारा तो मेन मोटो ही है कि कमिटेड टू सर्व द सोसाइटी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे उतनी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट कम होगी, उतना ज़्यादा लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। और यूथ ब्रिगेड जो रियासी है, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम हमारे ITI में कराने की कोशिश की जिससे कुछ चेंजेस आएंगी। क्योंकि बहुत से, जैसे ऐसे आपने कहा कि मिथ्स हैं हमारे समाज में, ये उन्होंने बहुत एलेबोरेट किया कि जो मिथ्स से हमें बाहर आकर हम किस तरह से समाज के लिए काम कर सकते हैं ताकि बहुत सी जानें बचें। उन्होंने क्लियर किया कि जो मिथ्स हैं इससे हमें बाहर आना है और एक ऐसे धर्म को निभाना है जिसे हम इंसानियत कहते हैं। तो इस तरह के मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जो कैंप्स हैं जो इस तरह से किए जाएं आगे भी, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस फैल सके। और अंत में जो उन्होंने प्लेज कराई है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, बच्चों में जागृति पैदा होगी और शायद 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से अपने पूरे परिवार को, फिर समाज को, ये एक बहुत ही नेक और भलाई का काम है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के कैंप्स और लगे। बागवानी विभाग बड़गाम ने बागवानी उपकरणों का वितरण करके कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर बीरवाह मध्य कश्मीर बड़गाम के दूरदराज के क्षेत्र के किसानों के बीच शिविर में मुख्य बागवानी अधिकारी और बागवानी के अन्य अधिकारी और किसान उपस्थित रहे। इस अवसर पर चीफ हॉर्टिकल्चर ने किसानों को नवीनतम तकनीक का उपयोग करके अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपकरणों का इष्टतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। बागवानी मशीनरी के इस प्रदर्शन सह वितरण के दौरान बीरवाह के विभिन्न हिस्सों से आए किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 50% रियायती दरों पर 8 HP और 5 HP के पावर टिलर वीडर सौंपे गए। थोड़ा बहुत रोज़ से हमने फार्मर्स की फैसिलिटेशन के लिए हमने एक मशीनरी मेले का ऑर्गेनाइजेशन किया। हमने ये 3 फेजेस में किया। कल हमारा गोपालपुरा नर्सरी में था, जहाँ के उस साइड के 8 जोन थे। उन जो हमारे बागवान भाई उन जोनों में फॉल करते, उन्होंने वहाँ से मशीनरी लिफ्ट की। आज हमने ये रखा है बीरवा, हमारी यहाँ भी गवर्नमेंट की नर्सरी है, यहाँ पे रखा है। और कल 1 दिन का ब्रेक है और परसों हमने बड़गाम में रखा है, प्रॉपर बड़गाम में, जो कि वहाँ के लोकल जोन्स हैं उनको कैटर करेंगे। इसमें जो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिद, उसके अंडर जो भी मशीनरी आई है फार्मर्स के लिए, वो ऑथराइजेशंस वगैरह उनको पहले दी गई हैं एज़ पर द जन सुगम पोर्टल पे जो उन्होंने अप्लाई किया होता है बागवानों ने, उनके फिर वो कागजात वगैरह सारे सैंक्शन करके फिजिबिलिटी दे के, इसलिए हमने ये सोचा कि इनको थोड़ा फैसिलिटेट हो जाएगा फार्मर्स को, बागवान भाई जो हैं एक ही जगह पे इनको सब कुछ मिलेगा। आज यहाँ पे फ्रूट फ्लावर नर्सरी बीरवा में हमने एक मशीनरी मेला इनेकाद किया। इसमें हमने 5 जोनों को दावत दी, जिसमें हार्टिकल्चर जोन आयरजाल, हार्टिकल्चर जोन खाग, हार्टिकल्चर जोन बीरवा, हार्टिकल्चर जोन मागाम और नारबल यहाँ पे जो बेनिफिशरीज थे एडजेसेंट इन एरियाज़ के, वो यहाँ पे आए, उन्होंने परचेज़ की ये मशीनरी और हमने ये अखबार में भी निकाला था कि 10 तारीख को हम एक मशीनरी मेला कर रहे हैं फ्रूट प्लांट नर्सरी बीरवा में। इसलिए लोगों ने, बेनिफिशरीज़ ने यहाँ पार्टिसिपेशन की और बहुत सारे ये पीपी मशीनरी डीलर्स जो थे वो भी आए थे यहाँ, आपने खुद भी देखा होगा। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम करने की कोशिश की थी हमने, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, जो अपनी मर्ज़ी से वो यहाँ पे अपनी पीपी मशीनरी खरीद सकेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।